नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अंग्रेजी के अल्फाबेट में पहला अक्षर है ए। हिंदी की वर्णमाला में पहला स्वर है अ। और आज हम जिस ए कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसके कथित सरगना के नाम में अ भी है और ए भी है। अ से अतीक, ए से अहमद। यूपी के प्रयागराज से जुड़ा एक कुख्यात नाम। इसने आरोपों की सेंचुरी लगाई है, लेकिन गुनहगार की पिच पर नॉट आउट है। मतलब देश की किसी अदालत ने आज तक उसे दोषी साबित नहीं किया है। वैसे तो प्रयागराज के एक थाने में एक दिन में उसके खिलाफ 113 मुकदमे भी दर्ज हुए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन अभी अदालत में उसके नाम पर केवल 64 आरोप ही खड़े रह पाए हैं। पुलिस के कागज उसे गुंडा कहते हैं, गैंगस्टर कहते हैं, माफिया कहते हैं। वो गैंग चलाता है और ऐसी ऐसी साजिशें रचता है कि बड़ी से बड़ी थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर भी वैसी कहानियां ना लिख पाए। आज अतीक और पुलिस के कागजों में दर्ज उसकी कंपनी की हर ब्रांच, हर फाइनेंसर, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर एजेंट, हर स्टॉकिस्ट की बात बताएंगे, जो 2300 करोड़ रुपए का नुकसान सहने के बाद भी देश की जेलों से चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेहद दुस्साहसी तरीके से उमेश पाल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। इसी तरीके से यहां पर साल 2005 में एक विधायक की हत्या हुई थी जिसका नाम था राजू पाल। उमेश पाल राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह होने का दावा करते थे। इन दोनों ही हत्याकांड के पीछे अतीक अहमद और उसके गैंग का नाम सामने आया है। सन 1979 में तब के बिहार और आज के झारखंड में एक ठेकेदार की हत्या हुई। आरोप है कि अतीक अहमद ने इस हत्या को अंजाम दिया। आरोप है कि अतीक अहमद ने अपने चाचा की मुश्किल आसान करने के लिए ये हत्या की। दावा है कि अतीक अहमद का ये पहला गंभीर गुनाह था। सन 1979 में इलाहाबाद के खुलदाबाद थाने में हत्या का एक मुकदमा दर्ज होने का दावा किया जाता है। इसमें मुख्य आरोपी अतीक अहमद था। इसके बाद 44 साल बीत गए। अतीक अहमद के खिलाफ करीब 100 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई भी मुकदमे में दोष साबित नहीं किया जा सका। सन 1989 में अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम सीट से चांद बाबा नाम के प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय विधायक बना। चांद बाबा एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का था और उसके बाद उसकी हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा। उन्नीस लखनऊ के इसी गेस्ट हाउस में एक बड़ा राजनीतिक कांड हुआ था। आरोप है कि एक पार्टी के विधायकों ने दूसरी पार्टी के विधायकों पर और दूसरे बड़े नेताओं पर हमला बोल दिया था। इस हिंसक भीड़ से किसी तरीके से एक बड़ी महिला नेता ने अपनी जान बचाई थी और इस हमले के आरोप में आरोपी बना था अतीक अहमद, जिसे बाद में समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से सांसद का टिकट भी दिया था और अतीक अहमद ये चुनाव जीता भी था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट खुली है। करीब 4 दशक तक सक्रिय रहने वाले क्रिमिनल्स की श्रेणी में अतीक अहमद को रखा गया है। इसके एक एक गैंग के सदस्य की शिनाख्त की गई है। अतीक और उसके गैंग पर जितने केसेस हैं उन सभी को लगातार मॉनिटर किया जाता है। साथ ही 1996 से लेकर 2003 तक अतीक अहमद और उसके गैंग पर बहुत सख्त कार्रवाई की गई है।
2003 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले अतीक गैंग को निष्क्रिय बता दिया गया। गैंग के ऊपर जो निगरानी थी वो घट गई, जिसका फायदा अतीक गैंग ने उठाया। उसका गिरोह और संपत्ति पहले की तरह बढ़ गई। 2004 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद चुना गया। अतीक की खाली हुई विधानसभा सीट में उपचुनाव हुआ, जिसमें बीएसपी के राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या हो गई। आरोप अतीक अहमद और भाई अशरफ पे लगा। अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है। साल 2009 के बाद अतीक अहमद की राजनीतिक पारी खत्म हो गई। इसके बाद वो शहर पश्चिमी से चुनाव तक नहीं जीत सका, जहां से वो 5 बार निर्विवाद विधायक चुना गया। इसके बाद अतीक अहमद ने अपने सर्वाइवल के लिए कई राजनीतिक दल बदले। वो समाजवादी पार्टी से दूर हो गया। इसके बाद इलाहाबाद से चुनाव अलग लड़ने के लिए वो सुल्तानपुर और कानपुर जा पहुंचा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बीएसपी ने उसकी पत्नी को तो मौका दिया, लेकिन उसे जगह नहीं दी। साल 2017 में एक शिक्षा संस्थान में हिंसा के आरोप लगे तो अतीक अहमद जेल चला गया, जिसके बाद वो जेल से बाहर नहीं निकल पाया। दावा है कि अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की जेलों को अपनी सैरगाह की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वो यहीं से एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता था, लोगों को धमकियां दिया करता था और अपने फोन से ही हर तरीके के गलत काम करता था, जिसके बाद उसने व्यापारियों को जेल में बुला करके ही मारना पीटना शुरू कर दिया और उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश की जेल से अतीक को गुजरात की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। दावा यह भी है कि अपने फोन के जरिए ही अतीक अपने सिंडिकेट को पूरी तरीके से एक्टिव किए हुए है। प्रयागराज में 2023 में राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई। एक बार फिर अतीक अहमद, अतीक के भाई और उसके गुर्गों का नाम आरोपियों की लिस्ट में है, लेकिन इस बार नई एंट्री है अतीक की पत्नी और अतीक के बेटे की। अतीक अहमद के पिता से शुरू हुआ गुनाह अब अतीक के बेटों तक पहुंच गया है। 2 नाबालिग बेटों को छोड़ के अतीक का पूरा परिवार अब इनामी बदमाशों की लिस्ट में आ गया है। उधर अतीक की करोड़ों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलना लगातार जारी है। चार दशक बीत गए, लेकिन अतीक अहमद का क्रिमिनल सिंडिकेट टूटा नहीं है। पुलिस की तफ्तीश में ये बातें सामने आ रही हैं कि अतीक अहमद का अपने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी कई गैंगों से कनेक्शन है। अतीक अहमद का पैसों का कनेक्शन बहुत लंबा फैला हुआ है। प्रदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी उसका पैसों का सिंडिकेट है। साथ ही अतीक के बेटों की तलाश में तो पुलिस नेपाल और भूटान पहुंच रही है। आखिरकार अतीक अहमद कैसे बन गया इतना पैसे वाला, इतना कनेक्शन वाला? आखिरकार अतीक राजनेताओं का चहेता कैसे बना रहा? अतीक अहमद पर केसेस तो 100 हैं, लेकिन एक भी केस में उसे सजा क्यों नहीं हुई? 100 केस पर नॉट आउट अतीक कंपनी की सबसे बड़ी पड़ताल। पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद एक गैंग चलाता है, वो केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है। उमेश हत्याकांड में फरार अतीक के बेटे, पत्नी और शूटर्स की तलाश में जो छापेमारी जारी है, उसमें अतीक की मदद करने वाले यूपी से लेकर नेपाल तक मिल रहे हैं। हालांकि अतीक को अब तक देश की किसी अदालत ने अपराधी नहीं घोषित किया है, लेकिन उस पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की धाराएं लग चुकी हैं। ऐसे में अतीक के गैंग को लेकर पुलिस क्या कहती है, आइए आपको बताते हैं।
IS 227, इंटरस्टेट 227। पुलिस की फाइल में यह शब्द और संख्या अतीक अहमद के नाम से दर्ज है। पुलिस का दावा है कि अतीक अहमद एक बड़ा गैंग चलाता है जिसमें 135 सदस्य हैं। 144 सदस्यों के खिलाफ अब तक एक्शन हो चुका है। पुलिस के कागजों में अतीक अहमद के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। माफिया अतीक अहमद पर अदालत में 54 मामले लंबित बताए गए हैं। माफिया अतीक के गैंग के खिलाफ 49 तरह के अपराध लिखे गए हैं। गैंग के 14 सदस्य अरेस्ट हुए हैं। गैंग के 11 लोगों की जमानत रद्द की गई है। गैंग मेंबर के नाम जारी 68 हथियार के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। 2 बार गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की गई है। गैंग के खिलाफ 22 हिस्ट्री शीट खुल चुकी हैं। गैंग के खिलाफ 98 बार अपराध के लिए उकसाने की कार्रवाई हुई है। 14 बार गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट में 3 गुनाह के तहत 21 बार एक्शन हुआ है। पुलिस पेपर्स के मुताबिक अब तक अतीक के गैंग की करीब 2400 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, तोड़ी गई है या जब्त की गई है। पिछले 20 साल में अतीक पर कई सरकारों में कई तरह के एक्शन हुए हैं। उसके गैंग और गैंग की संपत्ति पर भी एक्शन हुआ है। 2017 के बाद से तो अतीक लगभग जेल में ही है। तब उसका गैंग कैसे चलता है और उसकी संपत्ति कैसे बढ़ती रहती है? भावी अपराधियों के लिए तो जेल एक तरह से सुरक्षित स्थान है। बड़े बड़े अपराध ये नहीं, सारे अपराधी ऑर्गेनाइज स्वयं सुरक्षित रहते हैं। डायरेक्ट उनका इन्वॉल्व नहीं रहता है। पूरा षड्यंत्र करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, अपराध कराते हैं, धमकाते हैं, रंगदारी वसूलते हैं, अपने सारे जो है सारे फायदे लेते हैं। चाहे गवाहों को डराना हुआ, धमकाना हुआ, या जो है अपने प्रतिद्वंदी को समाप्त करना हुआ, सब करते हैं। ये तो अतीक अहमद जो है, जब इन्होंने जेल से तमाम जो है वो किया था, जिसको सर्विलांस पर लिया गया था, पूरा जो है इनकी ऑब्जर्वेशन से तमाम प्रमाण आए। उस समय के कुछ जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। सिस्टम का सपोर्ट, जब तक सिस्टम सपोर्ट नहीं होता कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे अतीक अहमद पहली बार चुनाव जीते निर्दलीय, उसके बाद फिर अपना दल से जुड़े, फिर सपा से जुड़े। एक तरफ देखिए ऊंचाइयां इनकी राजनीतिक में बढ़ती गई, दूसरी तरफ लूटमार, गुंडई, हत्या के मामले, ज़मीनों पे कब्जा करना, टेंडर लूटना, बहुत सारे दोनों रास्ते खुलते गए। इसी से इनकी ऊंचाई मिलती गई। और सत्ता का सपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे बसपा सपा रही हो या बीजेपी, इस समय 6 साल हो गया बीजेपी गवर्नमेंट को। आप क्या समझ रही हैं? जेल में बंद करने से अपराध नहीं रुकता। जब सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है तो हम किसी ईमानदारी या कानून व्यवस्था की बात नहीं कर सकते। अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में है, उससे पहले देवरिया जेल में थे। इलाहाबाद के बाद देवरिया जेल में थे। यहाँ के व्यापारियों को बुला जूते जूते मारा, सीबीआई की जांच चल रही है। उसके बाद इनको यही यूपी सरकार इलाहाबाद लाई, 2015 को उपचुनाव लड़ाई, कचहरी में इनकी जनसभा हुई, चुनाव हारने के बाद ले गई बनारस, इनको उपचुनाव लड़ाई, बनारस लोकसभा चुनाव लड़ाई। उसके बाद फिर इनको अहमदाबाद भेजा गया। ठीक, दूसरी तरफ इनका भाई सरेंडर करता है, उसको बरेली जेल में रखा जाता है। इनका बेटा नैनी जेल में है और बड़ा बेटा लखनऊ जेल में है। अब आप मुख्तार अंसारी का भी लेते चलिए। सरकार बीजेपी की है, झंडे वही हैं, सिर्फ सरकार और सिस्टम बदलता नहीं है। अब सब कुछ चल रहा है जेल से। अब आपके टीवी स्क्रीन पर 8 जनवरी 2021 को इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में दर्ज एक पुलिस की रिपोर्ट है। इसमें गुनाह की 11 धाराओं में 15 लोग नामजद हैं। इस रिपोर्ट में पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक अतीक अपने गैंग की मदद से आरोप लगाने वालों को अगवा करा लिया था। उसे देवरिया जेल ले जाया गया था, जहां अतीक बंद था, और वहां उसने उन्हें धमकाया। अतीक के गैंग मेंबर्स ने उसे जेल के भीतर पीटा। अतीक ने उसकी जमीन अपने नाम लिखने को कहा।
अतीक ने जनवरी 2021 में ही उमेश पाल को जान से मारने की चेतावनी दी थी और कहा था कि नेशनल मीडिया पर 15 दिन सुर्खियां बना रहेगा यह केस। यहां गुनाह की संख्या और आरोपियों की तादाद और जेल में होने के बावजूद संगीन आरोप मिलकर अतीक के गैंग चलाने का सबूत बनाए गए हैं। दावा है कि अतीक को देवरिया जेल इसलिए शिफ्ट किया गया था ताकि जेल के भीतर से चल रहे उसके नेटवर्क को कमजोर किया जाए। लेकिन देवरिया जेल में किया गया दावा जब इलाहाबाद में 2 साल बाद सच हो गया तो कई सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। आपको भेजा गया देवरिया जेल में, क्यों, क्या कहना चाहिए? नो कमेंट, रोड बहुत खराब है। 25 फरवरी 2023 को इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में एक और एफआईआर लिखी गई। इसमें 10 अपराध के तहत 9 लोगों को नामजद किया गया। गुनाह दिन दहाड़े उमेश पाल और 2 पुलिस कर्मियों की हत्या का। इसके बाद जांच शुरू हुई तो बरेली में 12 मार्च 2023 को एक एफआईआर लिखी गई जिसमें लल्ला गद्दी के अलावा 3 लोग नामजद हुए और आरोप लगाया गया कि जमीन पर जबरन कब्जा अतीक के कहने पर हो रहा है। इसके अलावा उमेश हत्याकांड के बाद जब बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ की जांच हुई तो जेल में करीब आधा दर्जन पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों सहित 52 लोगों के नाम सामने आए। दावा किया गया कि अशरफ ने बरेली जेल, अतीक ने साबरमती जेल में बैठकर उमेश पाल की हत्या की योजना बनाई। जेल में मिलने आने वालों ने एक दूसरे के पास जानकारी पहुंचाई। पुलिस की जांच में एक व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया है। इसमें 14 जिले के 52 मेंबर थे। इसका एडमिन अतीक का बेटा था। हत्याकांड से पहले ग्रुप लगभग खत्म हो गया था। जांच में लगे पुलिस अधिकारियों का दावा है कि अतीक अशरफ के सहयोगी कोलकाता से लेकर नेपाल तक फैले हैं। उनके सहयोगियों पर पुलिस का बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। इलाहाबाद, फतेहपुर में बड़ी संख्या में अतीक की मदद करने वालों के मकान तोड़े गए। पुलिस का दावा है कि यह एक्शन अतीक के माफिया नेटवर्क को मिटाएगा और गुनहगारों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगा। हालांकि 2005 में जब अशरफ से जेल के भीतर से उनके नेटवर्क पर लगे आरोपों पर सवाल हुआ था तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। बताइए, जो राजू पाल मर्डर हुआ था उसमें जो गवाह थी रुखसाना जी, उनकी तरफ से वहाँ पे कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन रुखसाना का ये कहना है कि उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया। उनका ये आरोप है कि आप लोग की तरफ से ये एक तरह से फर्जी हलफनामा उनके नाम से दिया। अब इसमें पूरी तफसील से बात तो आपको हमारे अधिवक्ता बता पाएंगे। मैं तो जेल में हूँ, अखबार मुझे वहाँ पढ़ने के लिए मिलता है। अखबार के ज़रिए से मुझे पता चला और उसमें उन्होंने अपने किसी मामले में हलफनामा दिया है। अखबार में जैसा कि मैंने पढ़ा कि उनको कुछ लोगों ने परेशान किया, गवाही का जोर डाला, उसके बिहाफ पे उन्होंने जाके हलफनामा दिया और बाकी इस बारे में तो ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। जो ये कह रही हैं कि आप लोग दबाव डाल के इस मामले को वो करना चाहते हैं, इस आरोप में कितनी सच्चाई? हाँ, तो उनका स्टेटमेंट अखबार में हमने पढ़ा। उन्होंने कहा जो मुझे कहना है हमें वो मैं अदालत में कहूँगी। तो अदालत में मुकदमा विचाराधीन है, मैं भी जुडिशली कस्टडी में जेल में हूँ, तो ठीक है। हम तो चाह रहे हैं कि वो अदालत के सामने ही जो सच हो वो कहें। नहीं, आप लोग के ऊपर जो दबाव की राजनीति करने का आरोप लग रहा है, इसमें कितनी? मैं तो खुद जेल में हूँ, जेल में रह के मैं कहाँ से दबाव डाल पाऊंगा। यहाँ हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो इलाहाबाद में हुए उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले का है। इस वीडियो के बारे में दावा है कि इसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी 2 शूटर एक साथ दिख रहे हैं। दावा यह भी है कि शाइस्ता एक शूटर के घर आई थी। इस वीडियो का इस्तेमाल भी अतीक के गैंग चलाने के सबूत की तरह किया जा रहा है। हालांकि अतीक की पत्नी पहले से अपने बेटों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी का विरोध करती आई है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करना चाहेंगे, यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे बेटे को गलत तरीके से फंसाकर जेल भेजा गया और अब उस पर गैंगस्टर लगाने जा रहे हैं, तो इसकी जांच करा लें। उमेश पाल की हत्या के बाद बरेली, बहराइच, फतेहपुर, नेपाल में अतीक के समर्थकों पर पुलिस एक्शन हो रहा है।
पुलिस इसे गैंग का एक्शन मानती है। पुलिस के एक्शन का अशरफ की पत्नी विरोध कर रही है। वो कहती हैं ये सब घर के लोग हैं, मदद करने जाते हैं, इनका गुनाह से कोई रिश्ता नहीं। नहीं, अपने शौहर के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है। बरेली में कांड होता है, वो इन लोग के नाम से बस जोड़ दिया जाता है। अतीक का पूरा परिवार अब संगीन गुनाहों के आरोपों में घिरा है। पुलिस की फाइल में वो माफिया, गुंडा और गैंगस्टर की तरह दर्ज है। अब अदालत की एक मुहर का इंतजार है जो बेगुनाह और गुनाहगार के बीच खाली पड़े मैदान पर लगनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।